जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का अध्याय 10 मानव बस्ती पढ़ें। बच्चों, दुनिया में सबसे सुंदर जगह होती है वो होती है हमारा अपना घर। हमें अपने घर से प्यारा कुछ भी नहीं लगता, चाहे कहीं पे कितनी भी सुविधाएं मिल जाए। उन घरों के समूह को हम मकान कहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं जब यह समूह बड़ा हो जाता है। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण है बच्चों। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे ही हम मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती है, जिसमें निवास कुछ ही समय जैसे एक ऋतु के लिए ही होता है। हम बस्तियों का विभाजन या वर्गीकरण बच्चों इस प्रकार करेंगे: ग्रामीण, नगरीय बस्तियां। हम सभी जानते हैं कि बस्तियों के भेद दो प्रकार के होते हैं, नगरीय व ग्रामीण आधार पर। परंतु हम किसी ग्राम को एवं किसी नगर को इस पर कैसा सीमा रखे यह हम बता नहीं सकते। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एवं चीन में जो घने बसे देश हैं उनमें कई ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। एक समय था जब गांव में निवासियों का मुख्य उद्योग कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गांवों में रहना पसंद करते हैं। गांव एवं शहरों में यह अंतर होता है कि नगरों और शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित रहता है। इसके विपरीत जो गांव में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य या पशुपालन आदि करना होता है, और इससे संबंधित कार्य ही अपने गांव में करते हैं। उपनगरीयकरण यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की एक अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित होते जाते हैं, जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली ऐसे ही महानगर है जहां उपनगरों का संबंध लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से उसे जोड़ा गया है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर हम उसका विभेदीकरण करते हैं, क्योंकि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों के द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं होती है। संयुक्त अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के गांव में पाई जाती है, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गांव में दुर्लभ होती है। 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय समिति नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हो, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को हम नगरीय बस्ती कहेंगे। बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप हर जगह अलग अलग होते हैं। बस्तियों का वर्गीकरण हम उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर करते हैं। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला होता है बच्चा सहंत बस्ती। इस प्रकार की बस्तियां वे होती है जिनमें मकान जो होते हैं या घर है वो एक दूसरे के बहुत पास पास बने होते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। दूसरी प्रकार की बस्ती होती है बच्चों प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, प्रायः खेतों
के द्वारा एक दूसरे से अलग भी होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। समय समय पर ऐसे स्थानों पर मेले द्वारा भी हम एकत्रित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन होता है और उसके द्वारा बस्ती के लोग एकत्रित होते हैं। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन एवं मछली पकड़ना इनके मुख्य प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है बच्चों। सबसे पहला होता है जल पूर्ति। आप सभी जानते हैं कि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते और पूरे विश्व में भी यह बहुत ही समानता पाई जाती है कि जहाँ जल पाया जाता है वहीं पे लोगों की बस्तियां बसनी शुरू होती है। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियों, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होते हैं, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्य सुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहां के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियां, झीलों का उपयोग जल यातायात के लिए करते हैं। भूमि मनुष्य बसने के लिए उस जगह को चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ व समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। उच्च भूमि के क्षेत्र मनुष्य ने अपने अधिवास हेतु उच्च क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहाँ पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सकता है एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सकता है। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। अब गृह सामग्री कौन कौन सी उपयोग करते हैं अपने घरों को बनाने में। मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया, जहां लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती थी। चीन के लोएस्ट क्षेत्र में वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में एक्सिमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं। सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में भी अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। नियोजित बस्तियां, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है। ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिगृहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गाँव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण हम कई मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं, जैसे विन्यास के आधार पर। इनके मुख्य प्रकार है मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम और मरुस्थलीय गांव। कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम,
पशुपालक गांव इसी के अंतर्गत आते हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर इसमें कई प्रकार की ज्यामिति की आकृतियां हो सकती है, जैसे रेखीय बस्तियां, आयताकार बस्तियां, वृत्ताकार बस्तियां या तारे के आकार की बस्तियां। कहीं कहीं पे टी के आकार की चौकर पट्टी दोहरे ग्राम भी पाए जाते हैं। रेखीय प्रतिरूप, इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। आयताकार प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतराल पर्वतीय घाटों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काट। वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव, झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी गांव को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। तारे के आकार का प्रतिरूप, जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं। वहां तारों के आकार की बस्तियां विकसित होती है। टी आकार या वाई आकार, क्रॉस आकार की बस्तियां भी सड़क के तिराहों पर विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती है, जहां चौराहों के चारों दिशा में बसाव प्रारंभ हो जाता है। ग्रामीण बस्तियों की बहुत सारी समस्याएं होती है बच्चों। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं उनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। ये नियोजक के समूह बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि असामान्य समस्याएं हैं। दक्षिणी एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई की सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य होती है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है। नगरीय बस्तियां, तीव्र नगरीयकरण के कारण विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली ही थी। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी, लेकिन 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 में विश्व की 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती, जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है बच्चों कि नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक से दूसरे देश में भिन्न होती है। हर देश के में नगरों की परिभाषा अलग अलग है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार है, जैसे जनसंख्या का आकार, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, और तीसरा है प्रशासकीय ढांचा। पहला है कि जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 और जापान में 30,000 व्यक्ति है। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व का मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ता या घट जाता है। डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा, वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति है। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में यह मापदंड 75% रखा गया है। प्रशासन, कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति
इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलीविया में जनसंख्या का आकार का ध्यान नहीं रखते हुए भी किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। स्थिति, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, किसी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए यह आवश्यक बात होनी चाहिए कि औद्योगिक नगर सेना नगर या एक समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह को जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले, खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानिक शक्ति के साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष, पत्तन के लिए पोताश्रय का होना, ये स्थिति के ही पर्याय है। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जलगृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती है। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही है जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा रहा है एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों में से प्राप्त की जा सकती है, जिससे नगरों के विस्तार के स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के निकट है, उनका विकास तेजी से होता जाता है। नगरीय क्षेत्रों के कार्य, प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों के समीप ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पत्तन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे प्रशासनिक नगर, किसी भी राष्ट्र की राजधानियां जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वॉशिंगटन डीसी एवं लंदन, ये प्रशासनिक नगर है। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में है, अल्बेनी न्यूयॉर्क में, चेन्नई तमिलनाडु इत्यादि। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर जैसे विनिपेग एवं कंसास नगर, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर और सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी एवं बनारस, ये सांस्कृतिक नगर है। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वस्थ मनोरंजन जैसे मियामी एवं पणजी, औद्योगिक नगर जैसे पीट्सबर्ग और जमशेदपुर, खनन नगर ब्रोकन हिल एवं धनबाद, परिवहन नगर जैसे सिंगापुर और मुगल सराय, ये आदि इसी प्रकार के नगर होते हैं। अदीस अबाबा नवीन पुष्प है, इथोपिया की राजधानी। यह नगर अदीस अबाबा जैसा कि इसके नाम से विदित है। अदीस नया, अबाबा पुष्प, एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राजकीय मुख्यालय, प्लाजा, अरात एवं अमिस्ट किलो के चारों ओर से सड़कें जाती है। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा जहाँ एक बहुसकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिबूती, अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा सापेक्षतः एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि
क्योंकि यहाँ इथोपिया के मध्य में स्थित है और ये कई प्रकार के कार्य यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। कैनबरा एक महत्वपूर्ण नगर है। अमेरिकन वास्तुविद वॉल्टर बर्लिन ग्रिफिन ने सन 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के लिए यहाँ पर उद्यान नगर की कल्पना की गई। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए, जिनके अपने केंद्र है। नगर में बहुत खुले क्षेत्र है और कई उद्यान और पार्क है। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्न नगर और विश्व नगरी। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों नगर। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता है। नगरों एवं गांवों के कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाओं को नगरों में ही विद्यमान किया जाता है। शहर यह अग्रणी नगर होते हैं जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देते हैं। लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में उन्होंने कहा है कि वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुखतः वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है तो हम इसे मिलियन सिटी कहते हैं। सन्न नगर एक शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो ऐसे ही नगरों के उदाहरण हैं। आप अपने भारत में भी इस प्रकार के नगरों का उदाहरण की एक सूची बना सकते हैं। मिलियन सिटी विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ती जा रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था, लेकिन 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क तथा 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी होती जा रही है। 1975 में इनकी संख्या 160 थी, जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई। 70 के मध्य में 162 मिलियन सिटी थे, जो 2005 में इनकी संख्या 3 गुना वृद्धि हो गई है और संख्या भी 438 तक पहुंच गई है। 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी थे। 2030 तक अनुमानित 662 शहर में कम से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। विश्व नगरी यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यह एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्न नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में एक पट्टी दिखाई देती है। मेगा सिटी का वितरण। मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था। उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। वर्तमान में 31 मेगा सिटी है। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ती जा रही। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं, यहाँ पे भी बच्चों समस्याएं होती, नगरों की अलग समस्याएं होती है। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की सुविधाओं की कमी होती है। नगरीय बस्तियों की समस्याएं होती है कि रोजगार के अवसर, नागरिक सुविधा के लिए मानव शहरों की ओर आता है, परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित है, अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार मतलब बहुमंजिला मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषता है। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में ही रहते हैं और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग
अनाधिकृत बस्तियों में ही रहता है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल व अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से भी चरम पर होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी होती है, जैसे विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती। जो उनकी आवश्यकताएं हैं वही पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब निवासियों की पहुंच से बाहर हो जाती है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण संबंधी भी समस्याएं होती है। विकासशील देशों में रहने वाले विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है। विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति या घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता अत्यधिक कठिन हो जाती है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन का उपयोग और जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है और अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों पर डाल दिया जाता है और जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं। नगरों में उष्मद्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं, जो बहुत ही समस्याग्रस्त होते हैं। समान संसाधन एवं मनुष्य के संचलन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्तियां आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए ग्रामीण और नगरीय संपर्क अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्याग्रस्त ढांचे को और भी ज्यादा असुविधाएं पैदा कर दी है और उसका सेवाओं का दबाव भी बढ़ा दिया है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना और रोजगार और शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए इनके संपर्कों का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि इस अध्याय में हमने ग्रामीण और नगरीय बस्तियां पूरे विश्व की पढ़ी है। यह पूरा अध्याय विश्व के संदर्भ में है और इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जय